नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मूर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सहयोगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सियासी सलाह दी है। यूं तो बीजेपी जेजेपी की राहें लोकसभा चुनाव से पहले ही अलग हो गई थी, जब बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था और निर्दलीय विधायकों के साथ नायब सिंह सैनी की अगुवाई में फिर से सरकार का गठन किया था। लेकिन चुनाव से पहले सीएम सैनी ने दुष्यंत चौटाला को बड़ी सलाह दी है। उनकी सलाह पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल सीएम ने दुष्यंत चौटाला को सलाह दी कि मैं चाहता हूं आप मजबूत बनो, पिछली बार की तरह कुछ सीटें ले आओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं। इस पर न सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है, बल्कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी जवाब दिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी जेजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों में इतनी हमदर्दी क्यों है? जेजेपी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताती है, तो कांग्रेस जेजेपी को बीजेपी की बी टीम कहती है। सवाल यह है कि जेजेपी की मजबूती से किसे फायदा होगा, सीएम जेजेपी की मजबूती क्यों चाहते हैं? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सलाह पर सियासी संग्राम जो छिड़ा है, उन पर हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार प्रियदर्शनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जो सलाह दी, उस पर क्या कहेंगी? क्योंकि कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर ये रिश्ता है क्या, बीजेपी और जेजेपी का रिश्ता क्या है? देखिए, जेजेपी नेचुरल सी बात है कि हमारी पुरानी सहयोगी रही है, हमारे साथ 4.5 साल काम किया है और उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो मुख्य मार्ग है उससे वो भटक गई है और पता नहीं कौन से अंधेरी गलियों में चले गए हैं। मेरी तो यही सलाह है जेजेपी से, जो मैं मुख्यमंत्री साहब ने भी जो बोला, नायब सिंह सैनी साहब ने भी बोला और मैं भी उस पर एड ऑन करके बोल रही हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। आपकी पार्टी खत्म होने को आई है और जो आपके सिद्धांत है, जो मूलतः आपके सिद्धांत हैं, उनसे ना भटकिए। क्योंकि देखिए, जनता आजकल की बहुत डिजिटलाइज हो गई है, समझती है सारी चीजों को। आज हमारे यहाँ अगर कोई रिक्शे वाले भैया भी हैं या आपके यहाँ भी मैडम कोई हेल्प होंगी, तो वो भी स्मार्टफोन रखते हैं, उनको भी ज्यादा नॉलेज है, हम लोगों से ज्यादा नॉलेज उनको होती है। तो इतना जनता को बेवकूफ ना समझे और अपनी जो मूल सिद्धांत है, मूल नीतियां हैं, जो आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, जो वादे किए थे, वो ना भूले और ऐसा भी ना करे। क्योंकि मैंने अक्सर इनके प्रवक्ताओं में देखा है, कुछ विशेषकर कुछ प्रवक्ताओं में तो खासकर मैंने देखा है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली खुद तो कोई काम किया नहीं है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में कुछ कुछ चीजें लिखी थी वो तो इन्होंने पूरी की नहीं है। तो बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यतः जो काम किए हैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। भाई, क्रेडिट लेने की आप क्यों कोशिश करते हैं? काम ही कर लेते हैं इससे अच्छा। तो मैं तो यही बोलूंगी, इसको छोटी सी बात पे बोलूंगी, जस करनी तक भोग न दाते, नर्क जाए तब क्यों पछताता। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने अपने बाप दादा की कसम झूठी खाई, आपने जो बोला था कि 75% आप आरक्षण देंगे, गुड़गांव जैसे राजस्व का जो सबसे बड़ा केंद्र है वहां पे आप आरक्षण दे देंगे कि हरियाणा के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आपने ये बात क्यों नहीं रखी? आपने विधानसभा में ये बात क्यों नहीं रखी? अगर दुष्यंत चौटाला जी से, देखिए अभी मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला जी जबकि बहुत बड़े राजनीतिक लेगेसी से, बहुत बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुद अभी इमैच्योर हैं और अभी उनको पकना बाकी है राजनीति में। वो उनको लगा कि ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपकी बातों पर हम जवाब ले लेते हैं। जेजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र सिंधु जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपने झूठी कस्में खाई, आप वादे पूरे नहीं करवा पाए, ये सलाह तो ठीक है, आप भटक गए हैं अपने मकसद से।
देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि किस तरीके के अनपढ़ लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहा कि आपने 75% का वादा किया, आपने ये बात विधानसभा में क्यों नहीं रखी। और ये पूरा देश जानता है कि 75% का कानून हरियाणा विधानसभा में पास हुआ, जो देश का एकमात्र कानून है जो सबसे पहले हरियाणा में पास हुआ। उन्होंने कहा कि आप वादे क्यों नहीं निभाए, आपने क्यों नहीं किया। ये पूरा देश जानता है कि स्मार्ट सिटी कहां बनेगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार कहां पे दिया जाएगा और 15-15 लाख किसके खाते में आएंगे। उसके बदले में हरियाणा को सब बेरोजगारी में इन्होंने टॉप पे पहुंचा दिया, सबसे मजबूत प्रदेश को टॉप पे पहुंचा दिया। वादे इन्होंने किए थे कि उसके चोपड़ा के गांव में स्टेडियम बनाएंगे, कहां गए वादे। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक काम किया है, आप मान के चलिए कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में वापसी नहीं कर सकती। अब चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ, ताऊ देवीलाल के उन्हीं विचारों के साथ जननायक जनता पार्टी 1950 से लेके आज तक प्रशांत सिंह है और आगे भी उसी मजबूती के साथ भविष्य में जुड़ी रहेगी और मजबूती के साथ आएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम चुनाव है। देखिए, इन्होंने कहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखना पड़ रहा है भाई कि आप हमारे इलेक्शन को थोड़ा सा आगे सरका दीजिए। इनको बार बार दूसरे नेताओं को लेकर चौधरी को लेना पड़ रहा है, नवीन जिंदल को लेना पड़ रहा है, रणजीत चौटाला को लेना पड़ रहा है। जी आप आ जाइए और हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। वीरेंद्र जी, प्रियदर्शनी जी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने चुनावी घोषणा पत्र जो बनाया था, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 कर दिया। लेकिन क्या आप ये भूल रहे हैं दोनों ही कि आपने सत्ता चलाई है, आपने शासन किया है, गठबंधन की सरकार 4.5 साल तक चली है और 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हम जो वादों के साथ आए थे, हमने वो सारे वादे निभाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को जाति धर्म पर बांटकर पीछे धकेलने का काम किया है। जननायक जनता पार्टी ने सरकार का हिस्सा होते हुए हरियाणा को बचाया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में नंबर 1 है, जो किसी और प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ जननायक जनता पार्टी के सरकार में शामिल होने के कारण हो पाया। हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। पंचायती डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जी के पास था, वो इसलिए मिल पाया। बीसी वर्ग को इसलिए आरक्षण मिल पाया क्योंकि वो डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जी के पास था। खरखोदा में इसलिए आ पाई क्योंकि ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास था। एयरपोर्ट इसलिए बन पाया क्योंकि एविएशन दुष्यंत चौटाला जी के पास था। हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने सरकार में शामिल होकर। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बांटा, धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पर बांटा। और ये हालात हैं कि इस बार दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में अंतिम चुनाव है। मुख्यमंत्री बदल लीजिए, नेताओं को ले लीजिए। स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस कमल हांडा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे, आप भी सुन लीजिए। ये जेजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल बोल रहे हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी। और जेजेपी प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए, प्रदर्शन जी आप भी सुन पा रही होंगी कि किस तरीके से बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया। आपका जवाब क्या? वो कह रहे कि सारा काम तो हमने करवाया, आपने तो कुछ करवाया ही नहीं। मेरे साथी जेजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब की बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि मैं दुष्यंत चौटाला की बात नहीं कर रही, ये भगवान विष्णु का अवतार की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे थे ये, और इतनी हास्यास्पद लग रही थी, मजा आ रहा था सुन के। आपने मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक पिक्चर थी जिसमें कि अक्षय कुमार प्रवेश रावल को ये बोलते हैं, मैं जा रहा हूं, अरे मैं जा रहा हूं। और परवेश रावल उधर से बोलते हैं, अरे जा ना, अरे जा भाई जा। तो अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि नहीं मैं जा रहा हूं, देख लो मैं चला जाऊंगा। यही हाल जेजेपी का था। मैं बताऊं, हम लोगों के साथ भेज दिया। फिर देखिए डायलॉग पूरा करेंगे जी, आप लोगों ने फिर भेज दिया जेजेपी को? हमने भेजा नहीं है, हमने तो पीछा छुड़ाया है क्योंकि ये जनता के मुद्दों पे खड़े ही नहीं उतरे हैं। जो बातें थी हमने, मुख्यमंत्री क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि आप सीटें लेके आइए? अगर आज हम आज भी इनको बुला लेंगे, ये बोल रहे हैं हमारा आखिरी चुनाव है। कमाल की बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे आदमी है आप। मतलब आपको क्या ये यकीन होता है कि राष्ट्र की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ये हमारा आखिरी चुनाव हरियाणा में होगा? आप बताइए, कितनी हास्यास्पद बात है। तो इसको समझने की जरूरत है कि आप ये देखिए कि ये यही हाल है। जो मैंने आपको डायलॉग बताया है, मेरे ख्याल से ये पिक्चर सबके दिमाग में आ गई होगी कि ये किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। हाल इनका यही था, ये तो जा रहे थे, इनका तो मन था कि हम इनको रोक लें, हम इनको पुचकारें, इनको बुलाएं। हमें नहीं चाहिए इनकी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको जरूर हमारी जरूरत है। ये बात हकीकत है, आज भी है, आने वाले 20 साल बाद भी होगी
और हमेशा रहेगी, और ये सत्य है, इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। भारतीय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचों पार्टी है। की आप चाबी लेकर बैठे रहे, आप कहते रहे वीरेंद्र जी, आप कहते हैं कि चाबी तो सत्ता की हमारे पास थी, ताला तो हमने खोला। वो कह रहे हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी प्रवक्ता कह रही हमें जरूरत ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी बंसीलाल के साथ, कभी हमारे साथ मिलके चलती रही है। इनको ये ऐसे ही, अब ये हमारे साथ नहीं चल रही तो दूसरे हमारी पार्टियों के नेताओं के साथ चल रही है। और भविष्य क्या है, इन्होंने कहा ना, ये बड़ी पार्टी है। ये जिस तरीके का इन्होंने पूरे देश में इस तरीके का मजाक बना दिया जो आपके चैनल पे बनाया जा रहा है, बस इतना सा ही सिस्टम है। आप देख लीजिए, हरियाणा के लोग गंभीर हैं, हरियाणा के लोग समझते हैं जो लोकसभा में चुनाव हुआ उससे भी बड़ा बदलाव हरियाणा में होगा। मैं आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, डबल डिजिट नहीं ले पाएंगे, दहाई का आंकड़ा नहीं पूरा हो पाएगा, तो 10 सीटें नहीं आ पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं ले पाएंगे हरियाणा में। आप लिख लीजिए, ये अंतिम चुनाव है, मुख्यमंत्री बदल लीजिए, बाहर से ले लीजिए। चलिए कांग्रेस से भी ले लेते हैं राय, कांग्रेस से भी जवाब ले लें। कमल हांडा जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नसीहत दे रहे थे, सलाह दे रहे थे दुष्यंत चौटाला को कि आप मजबूत बनो, इस पे मजबूत बनो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं। इस सलाह को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस के साथ कोई नजदीकी, कोई गुफ्तगू है? क्योंकि इससे पहले भी कहा था कि गुफ्तगू चल रही इनकी, ये बी टीम है, ये मिले हुए अंदर। क्या कांग्रेस के साथ नजदीकियां इस बयान की वजह है? सुदेश जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं चंद लाइनों के साथ ही हमेशा शुरू करती हूं। मैं बता दूंगी, मैं सरहदों पर तनाव है क्या, पता कीजिए देश में चुनाव है क्या, क्यों पशेमा हो अगर वादा वफा ना हो सका। ये भाजपा के लिए कह रही हूं। मैं क्लियर बोलती हूँ, क्यों पशेमा हो अगर वादा पूरा ना हो सका। तो आगे जवाब भाजपा का ही है कि कहीं वादे भी निभाने के लिए किए जाते हैं, कौन सा वायदे इन्होंने निभाए। और जो इनकी प्रियदर्शनी अभी जुम्मा आए हुए, जिनको आम आदमी पार्टी छोड़कर अभी वहां पर भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वहां पर भी नहीं टिकी है, यहाँ पर भी आए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ, इनको लगता है कि ये सारी जनता को जान गई है। ठीक है, बीच में मत बोलिएगा, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलना। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं कुछ कहना चाहूंगी, ये चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। इन्होंने आज तक कोई अपना घोषणा पत्र, कोई वायदा पूरा किया हो तो मुझे बताएं, ये प्रियदर्शनी भाजपा की प्रवक्ता। दूसरी बात, आपको भगवान विष्णु का अवतार तो आपके चाटुकार कहते रहे हैं मोदी जी को, हमने तो कभी नहीं कहा। वो वैसे खुद को भी एक बार मैं बता दूं प्रियदर्शनी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपको मौका दिया जाएगा, एक बार सुन लेते हैं। कमल जी बोल रही, क्योंकि आपके साथ बोलने से आवाज नहीं आ रही। आपको देंगे हम मौका। जी कमल जी। भगवान विष्णु का अवतार तो चाटुकार लोग वैसे ही बता चुके हैं, और वो भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। और सैनी जी ने कहा जजपा वालों को तगड़े हो जाओ, क्या मतलब है इसका? यानी कि भरोसा नहीं है आपको कि आप अपने दम पर जीतेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए तारीखें भी आगे पोस्टपोन कर रहे हैं कि पोस्टपोन की जाए, क्योंकि वो भी 4 जून थी, अब 4 अक्टूबर है। तो वो कुछ ना कुछ टोटका इनको लगता है कि भाई हाँ, वो टोटका 4 था, अब भी 4 है, उससे जनता का मन नहीं बदलने वाला, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, वाकई में धरपकड़ योजना करी जो इन्होंने, चंदा धंधा, छापा चंदा धंधा, क्विड प्रो को जो इन्होंने किया, तो इन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार कर लिया। इनके पास अपने चेहरे भी नहीं है। हरियाणा में भी 10 में से 6 उधार के थे और नारे 400 पार के थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने वही, उसके लिए एक मुहावरा भी कह देती हूँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दूसरी बात, ये किसान विरोधी जबरदस्त है, और ये कहते हैं कि खत्म ये करते हैं, ये जिसको भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी पार्टी, चाहे वो जजपा हो, देखिए इन्होंने जजपा को खत्म कर दिया, उधर से एनसीपी है, शिवसेना होगी एनसीपी, लेकिन उनको बहुत फायदा हुआ जो इन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। ये बात ना भूलें। 2047 की बात करते हैं, कल की बात नहीं करते कि भी युवाओं को रोजगार देंगे या नहीं देंगे। और मैं धुर विरोधी किसानों के, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से सुदेश जी, कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है कि बलात्कारी और इतना बेहुदा वाहियात बयान, और किसी ने बाद में जब करवाया क्या, वो मोदी जी से, मैं लिख कर देती हूँ आपको, खुला बोल रही हूँ मैं, मोदी जी करवाते हैं। वो उधर पहले उनको आगे करते थे स्मृति ईरानी को, अब इसको कर दिया कंगना रनावत को। खैर, कंगना रनावत ने जब कहा था हमारी बहनों को, प्रियदर्शनी जी, क्योंकि आपकी आवाज, उसका मतलब नहीं बनेगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही जब कमल जी बोल रही है। आपके पास आ जाऊंगी, आपका जवाब ले लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए।
आंखें मत दिखाइए प्रियदर्शनी जी, मैंने देखी हुई है आपकी आंखें। खैर, मैं बता रही थी कंगना रनावत ने क्या कहा। उसने कहा कि किसान जो है इन्होंने बलात्कार करके पेड़ों पर शक टांगे। तो ये प्रूफ देंगी वो? कितना वाहियात बेहुदा बयान है। और फिर भाजपा एक प्रेस विज्ञप्ति देती है कि जी वो उसका अपना निजी बयान है। अगर आप वो बयान अगर मोदी जी ने नहीं दिलवाया है तो उसका इस्तीफा ले, उसको डिस्क्वालीफाई करें। हमारे अन्नदाता का अपमान करने का हक मैं किसी को नहीं देती। मैं बिल्कुल ये इस बात बड़े स्पष्ट तौर से कह देना चाहती हूँ। ना खाना खाएं फिर अगर ये प्रियदर्शनी भी ना खाना खाएं आप किसानों का उगाया हुआ। अगर किसानों का अपमान करती है, आपकी सो कॉल्ड बड़ी चहेती भी है, हैंड पिक्ड है, बहुत चहेती, बहुत प्रिय है वो मोदी जी की। जैसे पहले सिल्ली सोल वाली हुआ करती थी, अब उसकी जगह कंगना रनावत ने ले ली है, जो कि कितनी कितनी भद्दी जो टिप्पणियां करती है, जिसको समझ भी नहीं है। क्या कहूं मैं? जवाब ले लें एक बार, आपकी बातों का जवाब ले लें। 5 सेकंड सुदेश जी, 5 सेकंड और। अब उसको मंद बुद्धि कहूं, बंद बुद्धि कहूं या कुपड़, तो वो है ही है, पढ़ी लिखी तो वो है नहीं जो इतनी बदजबानी कर सकती है। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप उसका इस्तीफा लेंगे, उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे? मुझे इस बात का जवाब दें, क्योंकि किसानों के खिलाफ कोई बोलेगा उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे अन्नदाता है। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं एक बार, ऐसे बात बनेगी नहीं। प्रियदर्शनी जी वो कह रहे हैं कि मजबूती की बात कहां से आई? क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपको बहुमत मिलेगा? आप जेजेपी की मजबूती की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं जेजेपी मजबूत हो? प्रियदर्शनी जी देखिए, कमल हांडा जिस डिबेट में आती है उस डिबेट की गरिमा एकदम खत्म कर देती है, निम्न स्तर में उस डिबेट को ले आती है। इस स्तर में मुझे आना पड़ता है और यही कारण है कि ये महिलाएं, शर्म करो थोड़ी सी। निम्न स्तर पर आप आती हैं, आंखें दिखाती हैं, आंखें दिखाती हैं। थोड़ा आदर करना सीखिए किसी का। आदर नहीं है भाजपाइयों में। कमल जी आवाज नहीं आएगी ऐसे, कमल जी आवाज नहीं आएगी, प्रियदर्शनी जी की आवाज नहीं आएगी। एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आप बिल्कुल काउंटर कीजिएगा, आपको वक्त देंगे। प्रियदर्शनी जी बोलिए जी। ट्रकों के पीछे जो शेरो शायरियां होती है ना, ठीक है, कमल हांडा वहीं से शेरो शायरियां लेके आती है और ही पढ़ती है, ठीक है। दूसरी बात वही है, वही आती है, 3-4 वही आती है, वही घुमा फिरा के हम लोगों को सुननी पड़ती है। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी भूल नहीं रही है, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी में थी। भाई संगठन और व्यक्ति विशेष जब जहां आ जाता है उसकी वहां पे निष्ठा हो जाती है। लेकिन खैर, इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अक्ल अभी भी वही बालक बुद्धि की है जैसे इनके नेता की है। मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस ने कहा कि क्या बीजेपी को विश्वास नहीं कि वो जीत रहे हैं? जेजेपी की मजबूती क्यों मांग रहे हैं अब वो? नहीं, जेजेपी की मजबूती हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखिए, मैंने वही डॉक्टर साहब को यही बात बोली, पढ़े लिखे आदमी है, कि देखिए आप हमारे साथ रहे 4.5 साल, आपको समझने की जरूरत है कि आपका संगठन खत्म हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है, कौन आपके सलाहकार है। कोई पर्दे के पीछे तो सलाहकार नहीं है। इस पे आकलन करने की जरूरत है जेजेपी को। देखिए, कोई अगर आपके घर में ना 10 दिन एक मेहमान भी होके चला जाता है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मैडम, उसके बाद आप उसको कहीं ना कहीं आपका सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि नहीं भाई, छोटा भाई है, अच्छी सलाह देनी चाहिए। नायाब सिंह सैनी की तो ये महानता बोलूंगी, बड़प्पन बोलूंगी कि उन्होंने इस बात को सोचा और इस तरीके की सलाह देने का सोचा कि आप भाई किसी की बी टीम मत बनिए। आप तो जेजेपी से पूछ लेते हैं प्रियदर्शनी जी, उनको सलाह चाहिए भी कि नहीं? डॉक्टर वीरेंद्र जी, आप लोगों को सलाह चाहिए थी? आपकी मजबूती से किसको फायदा, किसको नुकसान? आज आप मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को बस 2 बार सुन लीजिए। उस 2 मिनट की स्टेटमेंट में वो कितने बौखलाए हुए हैं। एक तरफ कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली हुई है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी की जगह जेजेपी का नाम ले रहे हैं, जेजेपी की जगह कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। इतना दिवालिया इनका हो चुका है। आप जो माहौल आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में चल रहा है, जिस तरीके से ये इनके अंदर आज के दिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये हरियाणा को तोड़ के, बांट के, मार के, खत्म करके, बेरोजगारी के अंत पे लेके इस लेवल पर छोड़ के हरियाणा को जा रहे हैं। आज देखिए कितनी गंदी स्टेटमेंट कंगना रनावत ने, इनके एमपी ने, जो इन्होंने स्पेशल लेके आई हरियाणा के किसानों के लिए दिए, प्रदेश के लिए किसानों के लिए दी है। मतलब वो पार्टी वो अब आज ये ओपीएस पे वापिस आ रही है, ये ओल्ड पेंशन की तरफ भाग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर कह रहा हूं, अंतिम चुनाव है। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ किसान कमेरों की पार्टी जननायक जनता पार्टी बचेगी, वो ही उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बेचा है, हर चीज बिकी है, नौकरियां बिकी हैं, ठेके बिके हैं, हर इवन एचकेआरएम की नौकरियां तक बिकी हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी की मजबूती से किसको फायदा, किसको नुकसान है? क्या आप मजबूत होंगे तो बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जननायक जनता पार्टी 2018 में बनी, मात्र 10 महीने के अंदर वो सरकार में 10 विधायक लेके आई।
आज के इसी तरह जननायक जनता पार्टी अगले 10 सालों तक लगातार हरियाणा में राज करेगी, केंद्र तक जननायक जनता पार्टी पहुंचेगी। हरियाणा जननायक जनता पार्टी किसी के साथ नहीं चलेगी, खुद मजबूत होकर लड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर का सबसे मजबूत नेता। हरियाणा में अगर कोई सबसे मजबूत नेता है तो दुष्यंत चौटाला जी है। हरियाणा को कोई समझ सकते हैं तो दुष्यंत चौटाला जी समझ सकते हैं। सबसे युवा है तो वो हैं। तो भविष्य जो हरियाणा का है वो जननायक जनता पार्टी के साथ है। हरियाणा के लिए जननायक जनता पार्टी लड़ सकती है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के बाद, खत्म होने के बाद, अब भविष्य में 2 ही पार्टी हरियाणा में बचेंगी, कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी। और जननायक जनता पार्टी ही देश का भविष्य है। चलिए कमल जी से पूछ लेते हैं। कमल जी कह रहे हैं कि 2 ही पार्टियां बचेंगी, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी। क्या आप मानती हैं कि जेजेपी के मजबूत होने से बीजेपी को फायदा होगा? किससे फायदा नुकसान है? ये जो स्टेटमेंट आ रही है, क्या जेजेपी अभी भी आपको लगता है किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है? कभी बीजेपी के लोग इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं जेजेपी को लेकर, कभी कांग्रेस, और बीजेपी की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आई है उसको किस तरीके से देखे जनता, मतदाता कैसे देखें उसको? देखिए सुदेश जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सब गुनाहों में जेजेपी जो है भाजपा के साथ शामिल थी। 4.5 साल का जो इन्होंने कुशासन किया, तो और अगर नायब सैनी जी सलाह दे रहे हैं तो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, ये मैं बता दूं। और लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने शायद ये बात क्लियर कर दी है कि भाई हाँ, हम आपके साथ मतलब नहीं जाएंगे, आपने हमारी बहुत इंसल्ट की है, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, सुना नहीं? हाँ, दुष्यंत चौटाला तो कर दिए, लेकिन साथ में देखिए कह रहे हैं कि 2 ही पार्टियां बचेंगी। इससे भी तो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और जेजेपी बचेगी। बीजेपी मतलब अब रास्ते बिल्कुल बदल चुके हैं जेजेपी के। क्या देखिए, बात ऐसी है सुदेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जेजेपी और भाजपा के जो भी कैंडिडेट्स थे आपके ये लोकसभा के चुनावों में, उनको खदेड़ा गया, स्पेशली बोर्ड लगाए गए कि बीजेपी और जेजेपी का यहां आना मना है। ये मैं इनको पहले तो बात ये बता दूं, मैं जेजेपी के प्रवक्ता को। दूसरी बात, जो भाजपा की प्रवक्ता है जुम्मा जिसको आया हुआ अभी महीना 1.5 हुआ है, आम आदमी पार्टी छोड़कर आई है, दल बदलू जो है, अपना मुझे लगता है मानसिक संतुलन खो चुकी है भाजपा की प्रवक्ता। 2 डिबेट छोड़कर भाग चुकी है। जब मेरे साथ हुई तो ये जवाब नहीं दे पाती है। दूसरी बात, निम्न स्तर पर आप अपना स्तर ना बताएं, निम्न स्तर पर आप आती हैं जो आप बातें ऐसी करती हैं। और एक बात पूछना चाहूंगी, इन्होंने प्रतिभा, मैं शेरो शायरी करती हूँ, मेरी प्रतिभा है, मैं लिखती भी हूँ। आप में प्रतिभा नहीं है तो उससे मुझे क्या इशू है? आप में प्रतिभा नहीं है तो ये आप जाने, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आपने एक नारा बोला था, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा। अरे तब तो राहुल गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। कैसी आप बेसिर पैर की बातें करती हैं, ऊल जलूल। बिल्कुल बिल्कुल, आप पता चलता है कि भाजपा की प्रवक्ता हैं, जैसी भाषा का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसी बातें आप करती हैं। जवाब आपसे जवाब ले लेंगे, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी, दर्शक नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बोल रहे, तो आपके पास आएंगे, एक बार इनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी मैडम, मैं सारे भाजपाइयों को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मेरे से लिख लें कि इन्होंने, कांग्रेस जब बोलती है तो इनको होता है कि कांग्रेस की आवाज जनता तक ना पहुंचने दी जाए, हमेशा ही ऐसे करती हैं। और मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी। डेट पोस्टपोन करने के लिए बड़ोली ने लिखा इलेक्शन कमीशन को, किस बात का डर है? क्या वो 4 जून थी, अब 4 अक्टूबर है? कोई टोना टोटका इनको लगता है कि शायद काम आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इनके दलाल साहब ने, वित्त मंत्री जो कि स्टेट में दूसरे नंबर पर होते हैं मुख्यमंत्री के बाद, ही सेड कि जनता रूस रही है, देख लेना जाके, ये वीडियो निकाल लेना दलाल की। कहा कि जनता रूस गई है, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो 6 महीने में हमारी केंद्र की सरकार गिरा देगी। क्या मतलब है इस बात का? जवाब दो मुझे पहले आप। और कंगना रनावत ने ऐसा क्यों कहा? कंगना रनावत ने ऐसा क्यों कहा? क्यों हमारे अन्नदाताओं का अपमान किया? मुझे उसका भी जवाब चाहिए तुमसे। जवाब दो मुझे, कंगना रनावत कभी उसने ऐसा क्यों कहा? क्यों बदतमीजी की उसने? क्यों बदतमीजी की? आंखें मत दिखाओ, आंखें मत दिखाना मुझे। जवाब दो मुझे कंगना रनावत की बात का, जवाब दो कंगना रनावत की बात का। चलिए जवाब ले लेते हैं, चलिए कमल जी जवाब ले लेते हैं, वक्त भी बहुत कम। प्रियदर्शनी जी क्या कहेंगे? आरोप सीधा बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और साथ में मैं समझना चाहती हूँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या जेजेपी और कांग्रेस में नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्योंकि दुष्यंत चौटाला साफ कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अश्योर करता हूं कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और तो क्या इस बयान को मुख्यमंत्री के इसी परिदृश्य में हम देखें? देखिए मैडम, हम पॉलिटिकल डिबेट में हैं और इसकी गरिमा होती है, लेकिन दिक्कत यह है, बाकी भी और कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, लेकिन उनकी अपनी, देखिए पॉलिटिकल डिबेट में आपकी डिबेटें होती हैं, लेकिन कमल हांडा एक ट्रक ड्राइवर भी, जो ट्रक के पीछे जो शायरिया होती है वो बोलती है मानसिक संतुलन इस महिला का खराब है। पॉलिटिकल डिबेट को कैसे 4 महिलाओं के स्वेटर बुनने वाली डिबेट बनानी है वो कमल हांडा से सीखे।
तो पहले तो मैं आपके मंच पे ये बोलना चाहती हूँ कि इस मानसिक संतुलन महिला को आप इस डिबेट से हटा दीजिए। इस औरत प्रियदर्शनी जी, खराब है। मर्यादा रखिए। मेरा सभी से कि आप सभी एक दूसरे का सम्मान करें, मर्यादा में रहकर बात रखें। मैंने इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए। और मैं सभी से कहती हूँ कि आप थोड़ा सभ्य तरीके से बात रखिए। सब लोग देख रहे होते हैं, इन्होंने परिवार देख रहे होते हैं, हर तरह के परिवार लोग आपको देख रहे होते हैं। एक भाजपा ही है ये, इसलिए प्रियदर्शनी जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रियदर्शनी जी मेरे सवाल का जवाब, आपको मौका भरपूर दिया जा रहा है। हाँ बोलिए। नहीं बोलेंगे कमल जी, मत बोलिए, जवाब ले लीजिए। आप खुद भी चाहती है कि वो जवाब दें। प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस को क्यों बार बार नाम लेती है? हाँ प्रियदर्शनी जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं देखिए, इनका मैं बताऊं, देखिए चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ठीक है। देखिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप। अब देखिए कांग्रेस को हालत अपनी खराब दिख रही है। हकीकत ये है कि कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि इनके हाथों से जमीन जा रही है, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। अंतर्कलह इनका इतना ज्यादा है। इनके प्रवक्ताओं की लैंग्वेज देख लीजिए, सामने बैठी है स्वेटर बुनने वाली महिला, मानसिक संतुलन जिसका खराब है। और उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि इनका अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि इनसे अब ये पूछ लो, ढंग का एक सवाल अगर इनसे पूछ लोगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या है, तो मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं बता पाएगी ये। अगर इससे पूछ लो कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो इनसे पूछो ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगी, बिल्कुल नहीं बता पाएंगी। ये गारंटी ये है तो कि इनसे पूछ लो कि क्या तय करेंगे। क्यों इन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को क्या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया था? डॉक्टर वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी तरह पर्ची से थोड़े निकालेंगे। अब उनकी भी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि पर्ची से थोड़े निकालेंगे। पर्ची थोड़ी, राजस्थान में पर्चियों से थोड़ा नेता निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी पर्चियों से मुख्यमंत्री निकालती है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, लोकतंत्र की तानाशाही है, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके मुख्यमंत्री निकालते हैं। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है पार्टी में, अनडिसिप्लिन पार्टी है ये। इनके यहाँ कोई ना संगठन है, दोनों पार्टियों के बारे में बात कर रही हूँ, ना कांग्रेस का कोई संगठन है, ना इस समय जेजेपी का कोई संगठन है। इनको दुष्यंत चौटाला जी को अपना संगठन भंग करना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था कि हर कोई भाग रहा था इन पार्टी से, और उसके बाद अभी खुद की बेइज्जती ना हो जाए कि भैया सब लोग भाग रहे, इसलिए इन्होंने संगठन ही भंग कर दिया। और राज्यसभा में किस संगठन के आदमी को भेजा आपने? कांग्रेस को किस संगठन के आदमी को भेजा है? नवीन जिंदल कौन से संगठन से आया है? रणजीत चौटाला कौन से संगठन से आया है? चलिए माफ कीजिएगा, वक्त नहीं मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है। लास्ट कमेंट ट्रक के पीछे ये पढ़ती होंगी, मुझे लगता है जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर चर्चा की। तो वार पलटवार हो रहा है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सलाह दे रहे हैं कि आप मजबूत बने, पहले से ज्यादा मजबूत बने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको कमजोर करना चाहते, खत्म करना चाहते राजनीतिक तौर पर। तो वहीं जेजेपी कांग्रेस को लेकर भी तरह तरह से पलटवार हो रहे हैं। लेकिन ये चुनावी रण है, इसमें इसी तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार होते रहेंगे और जनता भी सब कुछ देख रही है और भांप रही है और उसी आधार पर जनादेश होगा। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।